चलो अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज की। वो शॉर्ट में उसको कह रही है तमिलिनी को कि तमिलिनी उसकी दादी कह रही है कि तुम्हें ये जानकर काफी ज्यादा शौक लगेगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आज से लाखों साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक नोमैडिक जिंदगी जीते थे, यानी कि मैंने बताया था घुमंतू कहते हैं इसको हिंदी में, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर। तो वो केव में रहते थे या फिर माउंटेन रेंजेस में रहते थे। जनरली उनका 30 से 40 लोगों का ग्रुप होता था और वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। किन किन चीज़ों को हंट करते थे प्री हिस्टोरिक मैन। तो ये एनिमल्स की लिस्टिंग है, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। पिग, डियर, बाइसन, राइनो, एलिफेंट और बियर, ये खाते थे मार के, देखो लिखा हुआ है ना फॉर फूड, ये खाते थे मार कर। उसके बाद ये दे ऑल्सो स्कैवेज द एनिमल्स किल्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर। ये लाइन का मतलब समझ में आया? जैसे अगर शेर चीते किसी का शिकार करके गए हैं, वो मांस उन्होंने छोड़ दिया वहां पर, टाइगर ने मारा था किसी एक एनिमल को, वो एनिमल वहां पर छूट गया, तो इंसान मतलब फटाफट उसको भी उठा कर ले आएंगे, मतलब खुद हंट ना करके टाइगर ने जिसको हंट करा तो बना बनाया पकवान मतलब खाने को मिल गया। उसके बाद फिशिंग की आर्ट में भी माहिर थे। ये लाइन आ सकती है कभी ना कभी कि क्या प्री हिस्टोरिक मैन आर्ट ऑफ फिशिंग में माहिर था, ये जानता था, अवेयर था? तो जी हाँ था, ठीक है। उसके बाद ये हंटर्स और गैदर्स थे ना, तो गैदर क्या क्या करते थे? दे कलेक्टेड हनी, शहद कलेक्ट करते थे मधुमक्खी की छत्तों से। जो ट्रीज पे फ्रूट लगे होते थे उनको तोड़ते थे। और दे डग आउट ट्यूबर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ये ट्यूबर्स क्या होता है? रूट्स मैंने बताया था, याद है तुम्हें? रूट्स एनसीईआरटी में रूट्स याद है, वही चीज है, ठीक है। दे कलेक्टेड ग्रेन्स। वंस द फूड रिसोर्स गॉट एग्जॉस्टेड, मतलब नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, जब एक जगह पर वो खाना खत्म हो गया तो दूसरी जगह पे जाते थे और ये एनिमल्स की स्किन वगैरह पहनते थे, ट्रीज की बार्क को छीलते थे और लीव्स वगैरह को अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही मतलब काइंड ऑफ पत्ते और वो सब क्या कहते हैं लपेटना। और जो स्किन मैंने बताई थी ना, जो पत्थरों से, ये स्टोन फ्लेक से वो घिस घिस के एनिमल हाइड्स, मैंने एक तुम्हें वर्ड बताया था एनसीईआरटी के अंदर, तो चीते वगैरह की, शेर वगैरह की खाल वगैरह लपेट लेते थे। तो ह्यूमन बींग्स उसके बाद हंटिंग भी करते थे दूसरे एनिमल्स की फूड के लिए। सिमिलर थी वो एनसीईआरटी की वो चीज़ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। मैं क्योंकि उसके बारे में वहाँ पर वो पढ़ा चुका हूँ। ग्रैंडमा फिर ये बोलती था मिलेनियम, डू यू नो द वेपन्स दैट द अर्ली ह्यूमंस यूज फॉर हंटिंग। तो वो कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे उनकी हंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ। तो वो जनरली स्टोन टूल्स जो यूज करते थे वेपन्स की फॉर्म में, तो आपको पता है ना वो स्टोन थे, वो वुड के हैंडल्स वगैरह यूज करते थे और कुछ बोन्स यूज होती थी। याद आया वो वाली चीज जो एनसीईआरटी में 3 वर्ड्स लिख रखे थे, यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्लेकिंग वर्ड दे रखा है। व्हाट इज फ्लेकिंग? फ्लेकिंग का मतलब क्या होता है? देखो इस फोटो की तरफ देख लो, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये फोटो देखो, यहाँ पर इंसान ने क्या करा, एक उसके पास पत्थर है जिसकी शेप थोड़ी सी ऐसी है कि वो ओवल शेप का पत्थर है, और दूसरा उसके पास खुरदुरा सा टूटा फूटा पत्थर है, कुछ ऐसे करके। इस खुरदुरे पत्थर को, मतलब मुझे 2 पत्थरों को इस तरीके से यूज करना है कि उनमें से कोई भी एक पत्थर जो है वो पैना बन जाए, वो शार्प बन जाए। ये देख रहे हो, ये वाला पत्थर इसको तोड़ने के लिए यूज में आ रहा है, ताकि इसको शार्प बनाना है, तोड़ तोड़ के साइड से कौन से तोड़ तोड़ कर, ताकि ये शार्प पत्थर, पत्थर नंबर 2 यूज हो सके किसी भी काम में, या एनिमल को मारना है, या मारने के बाद उनकी खाल, उनके मांस को अलग अलग करके उनकी खाल को अलग करना है, या इससे बहुत ही और भी ज्यादा नुकीली या पैनी चीज बनानी है जो कि सिलाई के लिए किसी और काम के लिए काम आ जाएगा। मुझे बताओ फ्लेकिंग वर्ड समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो, ये तोड़ तोड़ के ह्यूमन बीइंग ये जो चीज बना रहा है, तो एक वो पत्थर को यूज कर रहा है, लेकिन इसको घिस घिस के वो क्या बना रहा है, इस तरीके के पैने पत्थर। ये देखो, ये देखो, ये पैने पत्थर, ठीक है। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ फ्लेकिंग। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कीपिंग अ स्टोन इन द बॉटम एंड शार्पनिंग इट विद अनदर स्टोन। 2 पत्थर का यूज हो रहा है इसके अंदर, 2 पत्थरों का यूज होता है,
ए और बी का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए जो हो वो मेन पत्थर हो और बी वो वाला पत्थर हो जिसको हमें शेप में लाना है विद द यूज ऑफ ए। ए जो है इस पे पड़ेगा और इसके कोनों को शार्प कर देगा, इनकी एज को शार्प कर देगा, पैनी कर देगा। ठीक है, टू मेक अ स्टोन टूल दो स्टोन्स यूज होते थे। वन वाज यूज्ड एज अ हैमर, हथौड़ी की तरह यूज होता था, मतलब दूसरे वाले को मारने के लिए, ठोकने के लिए, साइड में उसको पैना करने के लिए, और दूसरा शार्प होता था फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए। फ्लेक्स इन द सेंस ये जो देख रहे हो शार्प करने के लिए किसी भी चीज को, जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो साइड में गिरेंगे इनको कहते हैं फ्लेक्स, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी के अंदर फ्लेकिंग। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन लिखो, what do you understand by the term flaking in the context of history? What do you understand by the term flaking in the context of history? What do you understand by the term flaking in the context of history? इसका अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू करते हुए, how did flaked tools help early human beings in hunting? How did flaked tools help early human beings in hunting? लिख लिया? अब उस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें वो दूं, एडिशनल पॉइंट देता हूँ, डेटा देता हूँ, डेटा नहीं मतलब वैल्यू एडिशन करता हूँ मैं तुम्हारी। देखो हंटिंग मेथड जो थे ना, पहले इनको सीखो तो वैल्यू एडिशन वहां से हो जाएगी फ्लेकिंग की। ये जो थे ग्रुप की तरह मूव करते थे और अपने शिकार को ही हंट करते थे। कैसे? गड्ढा वगैरह खोद के, जैसे किसी को फंसा दिया, वो एनिमल वहां पे फंस गया, फिर ये टूल्स वगैरह से उसको वहां पर मार के ट्रैप करके उसको मार दिया। यह बहुत बड़ा कोई खतरनाक जानवर है तो भाले वगैरह से एक बारी मार के वो अधमरा कर दिया, उसको पड़ा रहने दिया, उसकी जान वैसे ही निकल गई एक दिन तक, जब उसको पानी वानी कुछ वहां पर नहीं मिला। ठीक है, और बस उसके बाद उसको निकालकर उसका मांस खाने लगे। अब जिस टूल से मार रहे हैं वो पैने होने चाहिए ना, तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो फ्लेक्ड टूल्स को, मतलब फ्लेक्ड टूल्स वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया उसकी नॉलेज को आप थोड़ा सा यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैंने बताया ना हंटिंग में कैसे यूज होता था, तो हंटिंग का थोड़ा सा सिनेरियो देकर और फ्लेक्ड टूल्स का सिनेरियो देकर यूज करने से और मुझे बताना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ अब ध्यान से सुनना, फैक्ट आने वाला है। ग्रैंडमा तमिलिनी से कह रही है कि हंटिंग जो था वो पास्ट में मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। तो हंटिंग जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था ह्यूमन बीइंग्स का पास्ट में। ये डिफिकल्ट था ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि एक बड़े एनिमल को मारना एक छोटी मोटी डंडी से या किसी पत्थर से फेंक के, तो उन्होंने शार्पन टूल्स का यूज करा। तो देख रहे हो ये वाली लाइन से कुछ हिंट मिली तुम्हें कि तुम कैसे यूज कर सकते हो फ्लेकिंग में इनको? बताओ, कुछ हिंट मिली? दिमाग जागा थोड़ा सा। शार्पन टूल्स, पत्थर जोर से मार नहीं सकते, तो ये लाइन को डिट्टो तुम यूज कर सकते हो आंसर में। ठीक है, बेस्ट स्टोन जो कि वेपन्स को बनाने के लिए यूज होता था, ये तुम्हें शायद से ही कहीं मिल पाए। डू यूज दिस वर्ड। फ्लिंट जिसको कहते हैं ना, तो एक प्रकार का स्टोन था जिसका बड़ा प्यारा सा नाम था बच्चे जैसा, चिक्की मुक्की कल। चिक्की मुक्की कल नाम ऐसा, यही फ्लिंट को कहा जाता था। ये एक प्रकार का स्टोन था। फ्लिंट वैसे बहुत तरीके के होते हैं, फ्लिंट एक स्टोन होता है। इनमें से जैसे आप ऐसा मान लो, सिर्फ एक बात बता रहा हूं, आप इसको ऐसा मान लो कि ये है एक फ्लिंट। ठीक है, शार्प टूल है, शार्प टूल है, ये है एक फ्लिंट। तो अब फ्लिंट, यार ये वाला जो टूल है, ये मुझे एक बात बताओ अंकिता, ये सिर्फ एक ही प्रकार के पत्थर से बना सकते हैं हम क्या? ये बताओ, मतलब दुनिया में वो स्पेशल पत्थर होना चाहिए कि जिससे वाला टूल ऐसी शेप में लेकर आऊं मैं? बताओ, नहीं ना। लेकिन जो बेस्ट, सबसे ज्यादा जो यूज करा गया, जिसके एविडेंसेस है, वो पत्थर का नाम है चिक्की मुक्की कल। इसको यूज कर लेना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर कभी आया लाइफ में ये क्वेश्चन। तो ये पत्थर का नाम है, इससे फ्लिंट बनाए जाते थे।
फ्लिंट बहुत अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं। अच्छा आपको ना वो लगता होगा कि ये जो हार्पून्स वगैरह टर्म आ रही है, फ्लिंट आ रही है, सर बता दो ना इनके बारे में। ये अभी नहीं ना, एक साथ करवा दूंगा ना कि इन सबको क्या कहते हैं। वो पूनम दलाल भैया का वेट कर लो, अभी सर नाम सुन लो उनके, अलग अलग टूल्स के नाम है, ठीक है। अब ये क्यों भाई चिक्की मुक्की, कल में ऐसी क्या बात थी? अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता था कि जैसे मतलब मान लो जैसे अंकिता ने ये फ्लिंट बनाया, ये इसने ना प्लास्टिक का बना दिया, मयूर आपने ये दीवार का बना दिया, अमित आपने क्ले का बना दिया, या जो एक एमसील आती है ना मैंने उसका बना दिया। लेकिन जिसने चिक्की मुक्की कल से बनाया होगा वो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा रहेगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगा और काफी तगड़ा होता है, टूटेगा नहीं आराम से, इसके शार्प एजेस चटकेंगे नहीं। ह्यूमंस जो थे वो बहुत सर्च करते थे इस तरह के फ्लिंट स्टोन को फाइंड करने के लिए, स्पेशली चिक्की मुक्की कल को फाइंड करने के लिए। शार्प वेपन्स और टूल्स वो इससे बनाते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, और उसके बाद उसको वुड में फिट करते थे। अब ये वुड में फिट करने वाली वो डिबेट जानते हो ना, मैंने 2-3 बार बना के दिखाया था तुम्हें, वो ये याद है? इस तरीके का टूल को शार्प करके जिसमें हड्डी तुम बीच में डाल दोगे, ये याद है? एनसीईआरटी में बनाया था, ये वही चीज है। ह्यूमंस जो थे दे क्रिएटेड टूल्स लाइक एक्सिस विद बिग स्टोन्स, ठीक है। तो कुल्हाड़ी वगैरह जैसा भी वो बड़े बड़े पत्थरों से इस तरीके का टूल वो बनाते थे। डन। तो वो कह रही है कि एक्सिस क्यों बनाते थे, वो कुल्हाड़ियां वगैरह क्यों बनाते थे? तो एक्स बड़े सारे कामों के लिए यूज हो सकते थे, ट्रीज को काटने के लिए, जो बार्क वगैरह होते थे ट्रीज उनको रिमूव करने के लिए, बड़े बड़े गड्ढों को खोदने के लिए, जैसे हाथी वगैरह को अगर फंसाना है उसमें, तो एनिमल्स को हंट करने के लिए और एनिमल्स की स्किन को रिमूव करने के लिए छील छील कर, क्योंकि उसके शार्प एजेस होते थे। तो नेक्स्ट स्टेज क्या थी फिर स्टोन मेकिंग के टूल में? ह्यूमन बीइंग्स ने स्टोन टूल्स जब डिस्कवर कर लिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फायर की डिस्कवरी। अच्छा, जैसे ये एक लकड़ी को इसमें एक होल कर कर, देखो ध्यान से इसको, यहां पर ये एक लकड़ी को यूज कर रहा है, यहां पर ये आपको दिख रही है वुड, और एक उसमें होल करके एक ही स्टिक को यूज करके ऐसे गोल गोल घुमा घुमा कर, काफी ज्यादा इसमें टाइम लगता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसमें धुआं निकलने लग जाता है और अल्टीमेटली फायर डेवलप हो जाती है। अगर तुम में से कोई डिस्कवरी चैनल पे वो प्रोग्राम जानता हो मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा है कभी? मैन वर्सेस वाइल्ड, वो काफी बार ऐसी आग लगाता है, जलाता है। अब इसको देखो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने एक स्टिक ली है, ठीक है, इसको हाथ से घुमाई, नीचे एक लकड़ी का बेस बना रखा है इसने, घुमा रहा है, टाइम लगता है थोड़ा सा, मैंने इसको करके देखा हुआ है क्योंकि ग्वालियर में धुआं तक तो निकलने लगा था। हम लोग 3-4 कजन्स थे, वो जला रहे थे, और साइड में देख रहे घास का हम लोग एक टुकड़ा ले लेते कि जैसी चिंगारी निकलने लगी ना, देखो ये देखो धुआं निकलने लगा ना फ्रिक्शन की वजह से, ये साइड में गोला सा रखा हुआ है घास का, एक हम लोग टुकड़ा ले लेते थे कि उसमें रख दो बस, तो जल रहा है, फिर फूक फूक के ऐसे करके ना, ऐसे करके ना फिर उसमें आग पकड़ लेता है। जैसे जला रहा है, जैसे थक गया, इसको घुमाने में बहुत स्टेमिना जाता है, जैसे घुमाते रहो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, देखना अभी धुआं निकलेगा, ये देखो निकल रहा है, ये देखो, एक बारी बस सीख जाओ उसे। नीचे इसने एक लकड़ी रख रखी कि ये वाली चीज जलेगी जब, ये देख रहे हो, ये जब हल्का सा जलेगा, इस पे जब थोड़ा सा फायर आएगा, जैसे हमारा वो कछुआ छाप जो जलती है, जिसको हम जलाते हैं मच्छर पकाने के लिए, इसको पकड़ के हम इसमें रख देंगे इस घास में, और फिर ये जली हुई घास इसको फिर लकड़ियों में या किसी भी पेपर पे रख दो तो ज्यादा आग बन जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं, देखो देखते रहो अभी से, कोई बात नहीं। इसको प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब पुराना इंसान जो यूज करता था उसको प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये देखो थोड़ा सा, ये देखो नीचे नीचे लकड़ी पे ये चाहता है कि इस पे आग लगे, वो जो टुकड़ा रखा हुआ है, उसने क्या करा, ये देखो उसको पकड़ के वो, हाँ ये देखो इस लकड़ी को, ये जो जल रहा ना हल्का सा, इसको जो कार्बन मिला जलता हुआ, इसने घास ला के इस पे रख दिया और इसको सुलगाएगा फूक फूक के। अभी ये देखो इस पे डाला जलता हुआ, फूक रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, बस सूखी हुई किसी भी चीज पे रखोगे, लो लग गई, अब बस आराम से लकड़ी जला लो, हो गया। मैन वर्सेस वाइल्ड में भी मतलब वो बियर ग्रिल्स जो है वो करता है,
मैन वर्सेस वाइल्ड तो तुमने देखा ही होगा, तुम जानते होगे मोदी वगैरह भी तो गए, उसके साथ अक्षय कुमार भी जा चुका है, सोनू सूद भी जा चुका है, वो विकी कौशल भी जा चुका है। ये देखो ये लग गई ना आग, देखो ये वाला काम कर रहे हैं। ऐसे पढ़ा करो इंटरेस्ट के साथ। एक बारी जब भी मुझे कोई चीज में डाउट होता है ना, मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं कहता हूँ भाई एक बारी पहले इत्मीनान से मैं तो सीखूं पहले इस चीज को, एक बारी गूगल से यूट्यूब से, एक बार टाइम लगेगा लेकिन मेरे दिमाग में वो क्लिक हो जाती थी। अब जैसे मैं जब भी इसकी फोटो देखूंगा मुझे एकदम से कैसे क्लिक हो गया कि यूट्यूब पे मतलब बियर ग्रिल्स ये करता है वो करता है, टाइम इन्वेस्ट कर रखा है क्योंकि इन सब चीज़ों पे मैंने। अब जिस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं कोई मम्मी के पेट से सीख कर तो आया नहीं हूँ कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी होती है, मुझे पता है इसके बारे में, सर्च मारना पड़ता है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लोग इसी चीज़ में तो आलस कर जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं है ना, यूपीएससी नहीं निकल सकता। आगे बात करते हैं। इवन टुडे इन विलेजेस ऑफ नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, पीपल हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग फायर विदाउट यूज ऑफ मैच बॉक्स। वहाँ पे वो यूज नहीं करते हैं, मतलब वो करके। तो अगर अभी कभी आपको वो लिखना हो ना, ट्रेडिशंस कैसे मेंटेन हो रहे हैं हमारे इंडिया में, कभी कभार नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना और वो नहीं करना, या फिर इन्वायरमेंट को हार्म ना करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, तो अब मैच बॉक्स का मतलब पेड़ कटना है ना, समझ रहे हो ना, माचिस बनाना मतलब तीलियां बनाना, तीलियां बनाना मतलब पेड़ कटना। तो अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दिखनी हो तो ये बॉक्स आपका यहाँ पर यूज हो सकता है कि नीलगिरीज के बड़े सारे गाँव में तमिलनाडु के आसपास लोगों की हैबिट है कि वो फायर वगैरह आराम से यूज कर लेते हैं लेकिन मैच बॉक्स का यूज नहीं करते। ठीक है, तो एट फर्स्ट ह्यूमंस जो थे वो डरते थे, ये तो आपको बात पता ही है, फायर से और लाइटनिंग से, थंडर वगैरह से। प्रोबेबली फायर कॉज्ड बाय लाइटनिंग वो बड़े सारे वाइल्ड एनिमल्स को मार देती होगी, जैसे बिजली कड़की और जहां पर वो गिरी तो इंसान ये देखते होंगे कि यार मार देती है वाइल्ड एनिमल्स को, कभी हम पे भी गिर सकती है और गिरती भी होगी, मतलब वो डरते थे, इनकी हालत खराब हो जाती थी काफी ज्यादा। लेकिन फिर जैसे क्या हुआ, जैसे किसी जानवर पे बिजली गिरी, किसी हिरण पे गिरी बिजली, ठीक है भाई, बिजली गिरी, वो भून गया, उसमें से धुआं निकल रहा है। जैसे ही माहौल शांत हुआ, अगली सुबह धूप धूप आई, इंसान ने देखा यार कल रात को देखो उसमें बिजली गिरी थी, आप उसका मास टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, जब वो बिजली गिरने की वजह से जो मतलब ये मर गया है, ये जो जला हुआ है इसका जो मास है ये सॉफ्ट है और टेस्टी है। अब इनको ये लगा यार अगर कोई चीज इस पे गिर रही है, आग लग रही है, ये जब ये बिजली गिरी इस जंगल में, कल इतने एरिया में आग लग गई थी और ये जानवर मर गए, यार इनको खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और जिस दिन हमने इनका पका हुआ मांस खाया, हमारा पेट भी ठीक है, हमारे पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है 2-3 दिन से, जब से इनका पका हुआ मांस खा रहे हैं। इन्होंने देखा यार फायर जो ये जैसे ये बिजली गिरी है और ये जो जिसने आग लगी थी कल, ये आग के हम मतलब कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इन्होंने फ्लिंट स्टोन्स का यूज करा टू मेक फायर एंड यूज इट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स। वही सारे मतलब कि कोई जंगली जानवर आ जाए, सर्दियों में अपने आप को बचाना है, खाना कुक करना है, रात के समय में लाइट का यूज करना है, तो फायर इन सब चीजों में यूज हुई। और पहली बार इंसान ने देखा कि 2 पत्थरों को जलाकर चिंगारियां वगैरह वो बन रही हैं, और सूखी घास के पत्तों पे कभी कभार उसने करके देखा, जब ज्यादा चिंगारियां बनी तो फायर बन गई। फिर जब एक बार कोई चीज जो करना स्टार्ट होता है तो फिर इन्वेंशन तो हो ही गई थी, फिर इंसान ने वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे से कोई ये मत पूछना कि ये कौन से दिन पर कौन सी डेट पर हुआ था, वो तुम भी मुझे बता दो तो मैं तुम्हें रोज 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो ग्रैंडमा ये कहती हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट नेक्स्ट ह्यूमन इन्वेंशन वाज व्हील। ठीक है, व्हील तो आप जानते ही हो क्या मदद हुई होगी। अच्छा ये वाले जो व्हील थे ना, याद रखना शुरू में हड़प्पा में भी वैसी चीज होती थी कि ज्यादातर जो व्हील्स थे वो स्पोकलेस व्हील्स थे। स्पोक्स जानते हो ना, ये चीज याद रखना, छोटा सा फैक्ट है, यहाँ पर व्हील की डिबेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्पोकलेस व्हील थे, ये सब नहीं था इनके अंदर। ये जैसे ये डंडियां लगी रहती है ना, ये नहीं थे इसके अंदर। ठीक है, तो दिस was the first scientific invention of humans using their brain and cognitive skill कि उन्होंने व्हील को इन्वेंट करा। The invention of wheel by human is considered to be the best invention। जब ह्यूमंस ने ये देखा कि पत्थर रोल डाउन करते हुए पहाड़ों से आते हैं तो उनको व्हील का आइडिया, ये लेकिन ये प्रोबेबल आउटकम है, ये श्योर तरीके से नहीं कहा जा सकता, ये तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि कैसे आया इनको आइडिया। उसके बाद पॉट मेकिंग जो थी वो, अच्छा व्हील की दिशा में जो उनकी वो हुई, आप ये कहोगे कि इसका थोड़ा सा एनालिसिस बताओ, तो ऑब्वियसली बात है व्हील वगैरह जो यूज करके इनका क्या था कि
पॉट मेकिंग एक तो इसी से कनेक्टेड है कि ये आसान हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, आने वाले टाइम में जो इंसान ट्रैवलिंग करेंगे यूजिंग देयर कार्ट्स एंड ऑल, बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके, उसमें व्हील काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। ह्यूमंस ने उसके बाद मटके बनाना, घड़े वगैरह बनाना सीखा क्ले की सहायता से। जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था उसकी वजह से पॉट मेकिंग ईजियर हो गई, ठीक है। इंसान ने फिर ये देखा कि घड़े जो हैं वो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक सन ड्राइड धूप के नीचे रखकर, या फिर उनको बेक कर कर। बेकिंग वाले इन्होंने देखा ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने फिर उसको डेकोरेट करा, उस पर डिज़ाइन कलरिंग वगैरह करके। जनरली जैसे आपको पॉटरी देखने को मिलेगी, आपने ये नाम सुने होंगे अपने कोर्स के अंदर, रेड वेयर, ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर, है ना, इस तरह की पॉटरी आपने सुनी होगी। जैसे अब ये कोई बेकेड पॉट है, ठीक है, ये रेड कलर का है क्योंकि ये बेक है, इसके ऊपर कुछ इन्होंने एक डिज़ाइन वगैरह बनाई, ह्यूमन फिगर्स वगैरह इन्होंने इस पर ये बनाए, ये डिज़ाइनिंग वगैरह इस पर करते थे, ठीक है। तो जो कलर था डाई का, वो जो पत्तियों से, रूट वगैरह से, अर्दन एलिमेंट से यूज़ करा जाता था, वो यूज़ करा गया रॉक पेंटिंग्स के लिए और इन मटकों वगैरह को सजाने के लिए, ठीक है। क्या होता होगा यार, वो ऐसा होता था क्ले का इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब आप यही बोल रहे हो ना, मतलब ऐसा होता था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे जैसे हम बिल्कुल ऐसे करते थे ना, ये जैसे उन्होंने क्ले बनाई जैसे, ठीक है, एक इसका पैनल टाइप ऑफ बना लिया ऐसा करके क्ले से, उस पे जाके जब वो क्ले गीली गीली सी है ना, तो उस पे जाके जैसे कुछ मतलब कुछ डिजाइनिंग बना दी, कुछ ऐसा ऐसा करके जिनको समझ में नहीं आ रहा पैटर्न, मतलब वो कर दिया, लिख दिया प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो लिखावट है ना हार्ड सरफेस पे, मतलब लिखावट, राइटिंग सिस्टम, वो हमें प्रॉपर तरीके से मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वो हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। मतलब हड़प्पा साइट नहीं कहना चाहिए मुझे, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, उसकी 2500 साइट्स पे, जिनमें से हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से वो पाए गए। और एक आपको पता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कहाँ पर था वो, गुजरात में वो कौन सी साइट है जहां पर वो 10 साइंस का एक लेटर बोर्ड मिलता है, बहुत बड़ा सा? नहीं, धौलावीरा। धौलावीरा में जो ये 10 साइंस का जो लेटर बोर्ड ये देखने को मिलता है, उसमें उन्होंने पता लगाया था कि हड़प्पा में जो सिंबल्स मिलते थे उनसे मिलता जुलता है। फिर ये एक स्टोरी कनेक्टेड पता लगी थी आर्कियोलॉजिस्ट को कि कैसे जो हड़प्पा है वो धौलावीरा से कनेक्टेड है। धीरे धीरे करके उन्होंने ये पता लगाया कि अगर ये इंडिया है तो इसका ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये पार्ट है, ज्यादातर ये वाला और थोड़ा सा इससे आगे पीछे होता हुआ एरिया, ये पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये जिसको हम लोग कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो शुरू शुरू में आज की क्लास में मैंने जो डिबेट बताई ना वो नदियों वाली, वो चीज याद रखना, ठीक है। इजिप्ट जो है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे, और चाइनीज सिविलाइजेशन यांगसे रिवर के किनारे। ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ये टपक सकता है। इसको आगे देख लो तो यहाँ पर ये है कि हंटिंग सीन्स, ये मैंने शुरू में ही बता दी। हंटिंग सीन को छोड़ के मतलब अगर आप किसी भी केव पेंटिंग के अगर बारे में बात करो तो यहाँ पर मैन और वुमेन अगर आपको दिख रहे हैं तो मतलब वो कुछ भी चीज़ अपनी जो चीज़ें थी वो उसके बारे में वो आपको बताते हैं। और ऑब्वियसली बात है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी तो वो अपनी वो चीज़ डिबेट कर रहे हैं वहाँ पर जाके। जैसे उन्होंने जो ये इसका जब भी चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था, जैसा कि इन्होंने बड़े सारे एनिमल्स के बारे में बताया था ना यहाँ पर, ये इसके इसके अंदर, तो ऐसे ये एनिमल्स वगैरह फिगर मैंने बनाए थे, ऐसे ही हंटिंग सीन्स के बारे में भी यहाँ पर ये दिखाते थे अपनी पेंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो एशियन रॉक पेंटिंग जो थी, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़े तो इंडिया के अंदर हमें बड़ी सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं रॉक्स और केव्स में। जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं पास के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 750 केव्स जो है उनमें से 500 केव्स में हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें ये बताती है कि, और बाकी बहुत सारी केव्स में तो डिस्कवर करी भी नहीं गई है। जो रॉक पेंटिंग्स थी वो हमें ये बताती हैं कि इंसान लेजर एक्टिविटीज के टाइम पर पेंटिंग करता था या फिर अपना निशान छोड़कर जाना चाहता था कि अपने बारे में बताकर आने वाली जनरेशन को कि हम लोग ये एक्टिविटीज करते रहते थे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए छोड़कर जाना चाहता था कि आज से 1000 साल 8000 साल बाद 25,000 साल बाद इंसान ये मतलब जानेगा, लेकिन अपने इमीडिएट फ्यूचर जनरेशन को वो बताना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद इनकी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी और बाकी ये मतलब मार मार के खाते थे और वो करके, ये वही वाली बातें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी की एनालिसिस ज़्यादा अच्छी थी। तो फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ कैसे, वर्ल्ड के अर्लीस्ट फार्मर्स, ये वही वाली डिबेट है जो हमने वहाँ पर करी थी। क्या हुआ कि जो सीड्स होते थे फ्रूट के और नट्स के जो ये लोग खाते थे, इसको ये लोग सॉइल में मतलब जब इन्होंने देखा कि एक जब कोई दाना गलती से गिर जाता है तो उसमें से अंकुर फूट कर एक रूट प्लांट वगैरह बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो इसके इन्होंने ये देखा लॉजिकल स्टेप से कि एक प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सिंगल सीड और वो बड़े सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देता है कि मतलब एक सीड गिरा और जब वो पेड़ वगैरह बना तो उसमें और बहुत सारे फ्रूट्स 1 2 3 4 5 फ्रूट्स लग गए। ठीक है, जो सीड दैट फॉल इन द रिवर बेड्स स्प्राउट इजीली, जो नदी के किनारे वगैरह या एक नमी वाली जगह पर जो गिरते थे वो उनमें ज्यादा वो आ जाता है। उनको पता लगा कि जब जहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है तो हमारे खेती बाड़ी हमें वहीं पर करनी चाहिए जहाँ पर हमारे पास पानी का स्रोत जो हो वो इजीली अवेलेबल हो, यानी पानी की जरूरत और रिवर वाटर बेड्स के पास इजीली फार्मिंग हो सकती है। ठीक है, प्लांट ग्रो फास्टर इन वाटर फेड एरियाज, वही वाली बात है, और एल्यूवियल सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ देन एनी अदर, ये इन्होंने फाइंड करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट बन सकता है, ये वाली लाइन एक फैक्ट बन सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सॉइल बहुत प्रोमिनेंट था अर्ली ह्यूमन बीइंग के लिए प्री स्टोरिक एज में, जिससे सबसे ज्यादा शुरू की इनिशियल खेती हुई कौन से सॉइल पे हुई। तो याद रखना एल्यूवियल सॉइल पे सबसे पहली खेती ज्यादातर होती थी, एल्यूवियल सॉइल पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन वगैरह करी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये अब क्योंकि तमिलनाडु की एनसीईआरटी होती है तो प्री स्टोरिक रॉ कार्ड यहाँ पर ये दे रखी है, इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, भिम्बेटका सबको याद रह जाता है, आप उसी को यूज करना, ये सब छोड़ो। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स जो ब्रीड करते थे, मीटिंग उनका जब टाइम होता था तो इंसान ने ये देखा, याद है वो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में डिबेट बताई थी कि अब इनको मार के खाना नहीं है, अभी हमारे काम आ सकते हैं किसी न किसी खेती बाड़ी के लिए या फिर पशुपालन के लिए, है ना। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स नाउ बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इन्होंने खेत को जोतने के लिए, प्लो जानते होगे ना, जब हम लोग सॉइल को ऑब्टेन करते हैं, मतलब कोई भी सीड डालने से पहले जब भी क्रॉपिंग सीजन होता है तो उसके लिए उन्होंने ऑक्सिन का यूज करा, तो ऑक्सिन की वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इजी हो गई। तो देखो कुत्ते वाला और बाकी सारे एग्जांपल आपको वहां पर एनसीईआरटी के अंदर मिल जाते हैं कि फर्स्ट डॉग मतलब वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल जो कि इन्होंने यूज करा, लेकिन याद रखना प्लोइंग के लिए ऑक्सिन इन्होंने यूज करा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से इनकी लाइफ काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज बन गई और जो इनको दिक्कत नहीं आती थी वो कि हंटिंग के बाद एनिमल्स सारे वाइप आउट होते जा रहे हैं, अब कुछ बचा नहीं है और हमें फिर मूव करना पड़ेगा, तो अब वो इनकी समस्या सॉल्व होने लगी, अभी सेटल्ड लाइफ बिताने लग गए। और क्योंकि इन्होंने व्हील वगैरह इन्वेंट कर लिए थे तो इनके पास व्हील के इन्वेंशन की वजह से जब ये पॉट वगैरह बनाने लगे थे, स्पेशली बेकेड पॉट, तो इनके पास अब वेसल्स वगैरह आराम से थे जिसमें कुकिंग कर सकते थे खाने की और स्टोर कर सकते थे अपने ग्रेन्स वगैरह को। इसलिए हमें याद है वो चार्ड ग्रेन्स, बर्न्ड ग्रेन्स हमें मिला करते थे, याद है एनसीईआरटी वाली बात, वो एविडेंसेस उसके जले हुए टुकड़े। ठीक है, ये चीज बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इनिशियली वो आपको ये बता रहे कि पैसा वगैरह यूज नहीं होता था तो वो ट्रेड करते थे, बार्टर सिस्टम, ये यहाँ पर बात ठीक नहीं है, ये हड़प्पा में हम पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक एज में तो डिबेट करनी ही नहीं चाहिए भाई, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम क्या होता है अगर जो लोग नहीं जानते, मैं फिर भी शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ, एक्सचेंजिंग गुड्स अगेंस्ट गुड्स, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना विदाउट द यूज ऑफ मनी, क्योंकि मनी इन्वेंट ही नहीं होता उस एज में। ठीक है, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है वर्ल्ड में सबसे पहले मनी की फॉर्म में क्या चीज यूज होती थी सबसे पहले? नहीं नहीं, वुड नहीं, फूड नहीं, नहीं अनाज भी नहीं, नहीं, कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स। उसके बाद इंडिया में
काउरीज, कौड़ियाँ जानते हैं ना, जो हम लोग कभी कभार मंदिरों में, मतलब अपने घर के मंदिरों में भी रखते हैं या अलमारी में रखते हैं, छोटे छोटे शंख जो होते हैं समुद्र के किनारे, ये यूज करे जाते थे। ये वाली जो कॉफी बीन्स यूज करी जाती थी ना, एक सिविलाइजेशन कह लो या पता नहीं क्या कहेंगे उसको, एक वो है एस्टेक सिविलाइजेशन, वहां पर यूज करा जाता था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी इन द वर्ल्ड कॉफी बीन्स की तरह। ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें शुरू में, लेकिन बार्टर सिस्टम की पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। एक्सचेंजिंग गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। मेरे पास 1 किलो टमाटर है, अमित के पास 1 किलो आलू है, यानी कि पोटैटो है। मुझे थोड़े से आलू की जरूरत है, उसको टमाटर की जरूरत है, हमने एक्सचेंज कर दिए अपने गुड्स आपस में। मनी का कोई वो नहीं, उसने कहा कि यार इतने टमाटर के बदले इतने आलू तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि कभी कभार अगर मुझे किसी से आलू चाहिए तो अमित को हो सकता है टमाटर ना चाहिए हो, उसको एक जोड़ी चप्पल चाहिए हो। अब मेरे पास तो चप्पल नहीं है, मुझे तीसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको लिख लो, प्रॉब्लम ऑफ, क्या कहते हैं इसको, कोई बता सकता है? प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी समझ। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है लड़की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कौन सी? हाँ वो वाली आती, वो है, और भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बहुत वो है। जैसे यार मेरे पास एक डायमंड है, ठीक है, अब मुझे चाय पीनी है 1 कप। अब मैं क्या करूँ उसको, वो क्या घिस घिस के उसको उसका चूरा दे दूँ, या आधा डायमंड दूँ, या फिर डायमंड उसके पास रख जाऊँ। मैं कहूँगा कि मैं, मेरे बच्चे, उनके होने वाले बच्चे 3 पीढ़ियाँ तुम्हारे पास चाय पीते रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें डायमंड दे रहा हूँ। किसी के पास घोड़ा है, उसको कुछ सामान चाहिए, किसी सब्जी वाली से राशन वगैरह कुछ चाहिए, मतलब कहीं से भी कुछ सब्जी चाहिए, राशन चाहिए, तो अपने घोड़े को बीच में से थोड़ी ना काट देगा वो, क्या आधा घोड़ा रख लो। इसको कहते हैं प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। ये बहुत दिक्कत थी, और वही है, आप हर चीज इस चैप्टर में अभी तक ये देखकर समझ गए होंगे एंशिएंट प्री हिस्टोरिक एज में, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंसान को जब जब जूता पड़ता है तब तब वो नई नई चीजें इन्वेंट करता है, तो फिर मनी का इन्वेंशन। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें देख लेना, ये चैप्टर ऐसे ही था काइंड ऑफ, मतलब बस दे रखा था इसलिए हमने कर लिया, बाकी कुछ नहीं। कुछ ना दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना, एक बार थॉरो रीडिंग करके इसके नोट्स बनाने। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने वर्ड टू वर्ड इसमें बताई दी है। लेकिन अब प्री हिस्टोरिक एज जो थी वो हमारी खत्म। हिस्ट्री की मैंने सिर्फ आपको याद रखना, जिसको अगर थोड़ा बहुत दिक्कत लगी हो, ये इतनी टफ नहीं है। शुरू में बस ये सबसे बोरिंग चीज थी, जिसका इसमें भी इंटरेस्ट बन गया था, तो वेल एंड गुड। लेकिन हड़प्पा से लेकर जब तक आजादी हमारी होती नहीं है 15 अगस्त 1947 तक, पूरी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। हड़प्पा से लेकर 15 अगस्त 1947 तक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, पूरी कहानी की फॉर्म में चलेगी। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सिर्फ कहानी है, अब कोई डेट वगैरह और ये सब हो रही है, और ये इससे क्वेश्चन निकलते भी नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन आया थोड़ी ना, ये तो हमने कर लिया वैसे ही। लेकिन इसका स्टैंडर्ड माल अभी और भी बाकी रह गया है। पूनम दयाल और ऑक्सफोर्ड वगैरह की बुक्स जो है उससे मैं करवा